प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर कथाकार सूरज प्रकाश की कहानी सही पते पर आप पहले सुन चुके हैं। आज फिर से उन्हीं कथाकार सूरज प्रकाश की एक और कहानी सुनिए, दो जीवन समांतर। हेलो हेलो, क्या मैं इस नंबर पर दीप्ति जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं मिसेस धवन ही बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो दीप्ति जी से बात करनी है। कहा ना, मैं ही मिसेस दीप्ति धवन हूँ। कहिए, क्या कर सकती हूँ आपके लिए? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? पहचानो। देखिए, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या काम है मुझसे। काम है भी और नहीं भी। देखिए, आप पहेलियाँ मत बुझाइए। अगर आप अपना नाम और काम नहीं बताते तो मैं फ़ोन रखती हूँ। ये गज़ब मत करना डियर, मेरे पास रुपए का और सिक्का नहीं है। बहुत बेशर्म हैं आप। आपको मालूम नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं? मालूम है, तभी तो छूट ले रहा हूँ, वरना दीप्ति के गुस्से को मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मिस्टर, आप जो भी हैं बहुत बदतमीज हैं। मैं फोन रख रही हूँ। अगर मैं अपनी शराफत का परिचय दे दूँ तो मुंह से बोलिए तो सही, क्यों मेरा दिमाग खराब किए जा रहे हैं? यार, एक बार तो कोशिश कर देखो, शायद कोई भूला भटका अपना ही हो इस तरफ। मैं नहीं पहचान पा रही हूँ आवाज, आप ही बताइए। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, शायद बात बन जाए। बोलिए। आज से 20 बरस पहले 1979 के दिसंबर की एक सर्द शाम देश की राजधानी दिल्ली में कैनॉट प्लेस में रीगल के पास शाम 6 बजे आपने किसी भले आदमी को मिलने का टाइम दिया था। ओह गॉड, तो ये आप हैं जनाब, आज अचानक इतने बरसों के बाद? जी हाँ, ये खाकसार आज भी 20 साल से वहीं खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। बनो मत। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? इस ऑफिस में ये मेरा चौथा दिन है और तुमने। हो गए मैडम के सवाल शुरू। पहले तो तुम ही बताओ, तब वहां आई क्यों नहीं थी? मैं पूरे 2.5 घंटे इंतजार करता रहा था। हमने तय किया था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बावजूद तुम्हारा बुद्धूपना जरा भी कम नहीं हुआ। अब मुझे इतने बरस बाद याद हो रही है कि कब, कहाँ और क्यों नहीं आई थी। ये बताओ कि बोल कहाँ से रहे हो और कहाँ रहे इतने दिन? बाप रे, तुम दिनों की बात कर रही हो जनाब। इस बात को 20 बरस बीत चुके हैं, पूरे 7,300 दिन से भी ज्यादा होंगे। ये बताओ, कैसे हो, कहाँ हो, कितने हो? और ये भी पूछ लो, क्यों हो? नहीं, ये नहीं पूछूंगी। मुझे पता है तुम्हारे होने की वजह तो तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। बात करने का तुम्हारा तरीका जरा भी नहीं बदला। मैं क्या जानूं? ये बताओ, इतने बरस बाद आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? तुमने बताया नहीं, मेरा ये नंबर कहाँ से लिया? ऐसा है दीप्ति, बेशक मैं तुम्हारे इस महानगर में कभी नहीं रहा, वैसे बीच बीच में आता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार तुम्हारे बारे में पता रहा। कहाँ हो, कैसी हो, कब कब और कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही और कब कब प्रमोशन हुए। बल्कि चाहो तो तुम्हारी सारी फॉरेन ट्रिप्स की भी फहरिस्त सुना दूं। तुम्हारे दोनों बच्चों के नाम, कक्षाएं और हॉबीज तक गिना दूं। बस यही मत पूछना कि कैसे खबर मिलती रही तुम्हारी। बाप रे, तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ये इंटेलिजेंस सर्विस कब से ज्वाइन कर ली? कब से चल रही थी हमारी ये जासूसी? ये जासूसी नहीं थी डियर, महज अपने खास दोस्त की तरक्की की सीढ़ियों को और ऊपर जाते देखने की सहज जिज्ञासा थी।
तुम्हारी हर तरक्की से मेरा सीना थोड़ा और चौड़ा हो जाता था, बल्कि आगे भी होता रहेगा। लेकिन कभी खोज खबर तो ली नहीं हमारी। हमेशा चाहता रहा, जब भी चाहा रुकावटें तुम्हारी तरफ से ही रही, बल्कि मैं तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी सलामती का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था। तुम ही पीछे हट गई। तुम ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारी खोज खबर लूं, बल्कि टाइम देकर भी नहीं आती थी। कई साल पहले शायद तुम्हारी पहली ही पोस्टिंग वाले ऑफिस में बधाई देने गया था, तो 1.5 घंटे तक रिसेप्शन पर बिठा कर रखा था तुमने, फिर भी मिलने नहीं आई थी। मुझे ही पता है कितना खराब लगा था मुझे कि मैं अचानक तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया कि तुम्हें आमने सामने मिलकर इतनी बड़ी सफलता की बधाई भी नहीं दे सकता। तुम सब कुछ तो जानते थे। मैं उन दिनों एकदम नर्वस ब्रेकडाउन की हालत तक जा पहुंची थी। उन दिनों प्रोबेशन पर थी, एकदम नए माहौल, नई जिम्मेदारियों से एडजस्ट कर पाने का संकट, घर के तनाव, उधर ससुराल वालों की अकड़ और ऊपर से तुम्हारी हालत, तुम्हारे पागल कर देने वाले बुलावे। मैं ही जानती हूँ मैंने शुरू के वे 2-1 साल कैसे गुजारे थे। कितनी मुश्किल से खुद को संभाले रहती थी कि किसी भी मोर्चे पर कमजोर न पड़ जाऊं। मैं इन्हीं वजहों से तुमसे मिलना चाहता रहा कि किसी तरह तुम्हारा हौसला बनाए रखूं, कुछ बेहतर राह सुझा सकूं। और मजे की बात कि तुम भी इन्हीं वजहों से मिलने से कतराती रही। आखिर हम 2 दोस्तों की तरह तो मिल ही सकते थे। तुम्हारे चाहने में ही कोई कमी रह गई होगी। रहने भी दो। उन दिनों हमारे कैलिबर का तुम्हें चाहने वाला शहर भर में नहीं था। ये बात उन दिनों तुम भी मानती थी। और अब भी इम्तिहान ले लो। इतनी दूर से भी तुम्हारी पूरी खोज खबर रखते हैं। देख लो, 20 बरस बाद ही सही मिलने आए हैं। फोन भी हम ही कर रहे हैं। लेकिन हो कहाँ? मुझे तो तुम्हारी रत्ती भर भी खबर नहीं मिली कभी। खबरें चाहने से मिला करती हैं। वैसे मैं अब भी वहीं उसी विभाग में वही सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जहाँ कभी तुम मेरे साथ पढ़ाया करती थी। कभी आना हुआ उस तरफ तुम्हारा? वैसे तो कई बार आई, लेकिन हमेशा डरती रही। कहीं मुझसे आमना सामना ना हो जाए। नहीं, वो बात नहीं थी। दरअसल मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आती। बाद में भी कई बार लगता रहा काफी हद तक मैं खुद ही उन सारी स्थितियों की जिम्मेवार थी। उस वक्त थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो क्या होता? क्या? मिस्टर धवन के बच्चों के पोतड़े धोने के बजाय तुम्हारे बच्चों के पोतड़े धोती। तो क्या ये सारी जद्दोजहद बच्चों के पोतड़े धुलवाने के लिए होती है? दुनिया भर की शादीशुदा औरतों का अनुभव तो यही कहता है। तुम्हारा खुद का अनुभव क्या कहता है? मैं दुनिया से बाहर तो नहीं। विश्वास तो नहीं होता कि एक आईएएस अधिकारी को भी बच्चों के पोतड़े धोने पड़ते हैं। श्रीमान जी, आईएएस हो या आईपीएस, जब औरत शादी करती है तो उसकी पहली भूमिका बीवी और माँ की हो जाती है। उसे पहले यही भूमिकाएं अदा करनी होती हैं, तभी ऑफिस के लिए निकल पाती है। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ पढ़ाती रहती, मेरा मतलब वहाँ रहती या तुमसे रिश्ता बन पाता, तो क्या इन कामों से मुझे कोई छूट मिल सकती थी? बिल्कुल, मैं तुमसे ऐसा कोई काम न कराता। बताओ, जब तुम मेरे कमरे में आती थी तो कॉफी कौन बनाता था? रहने भी दो। तो एक बार कॉफी बनाकर क्या पिला दी, जैसे जिंदगी भर सुनाने के लिए किस्सा बना लिया। अच्छा, एक बात बताओ, अभी भी तुम्हारा चश्मा नाक से बार बार सरकता है या टाइट करा लिया है? नहीं, मेरी नाक अभी भी वैसे ही है। चाहे जितने महंगे चश्मे खरीदो, फिसलते ही हैं। पुरानी नक चढ़ी जो ठहरी। बताऊं क्या? कसम ले लो, तुम्हारी नाक के नखरे तो जग जाहिर थे।
लेकिन तुम्हारी नाक से तो कम ही। जब देखो गंगा जमुना की अविरल धारा बहती रहती थी। वैसे तुम्हारे जुकाम का अब क्या हाल है? ऐसा ही है। कुछ लेते क्यों नहीं? तुम्हें पता तो है, दवा लो तो जुकाम 7 दिन में जाता है और दवा ना लो तो 1 हफ्ते में। ऐसे में दवा लेने का क्या मतलब? जन्मजात कंजूस ठहरे तुम। जुकाम तुम्हारा होता था और रुमाल मेरे शहीद होते थे। लगता तो नहीं तुम्हारी कंजूसी में अभी कोई कमी आई होगी। तुमसे शादी की होती तो मुझे तो तुम भूखा ही मार डालते। रहने भी दो, हमेशा मेरी प्लेट के समोसे भी खा जाया करती थी। बड़े आए समोसे खिलाने वाले, ऑर्डर खुद देते थे और पैसे मुझसे निकलवाते थे। अच्छा, बाय द वे, क्या तुम्हारी मम्मी ने उस दिन मेरे वापस आने के बाद वाकई जहर खा लिया था, या ये सब एक नाटक था तुम्हें ब्लैकमेल करने का, मुझसे तुम्हें दूर रखने का रामबाण उपाय? अब छोड़ो उन सारी बातों को। अब तो मम्मी ही नहीं रही इस दुनिया में। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। और कौन कौन है घर में? तुम तो जासूसी करते रहे हो, पता ही होगा। नहीं, वो बात नहीं है, तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता। बड़ी लड़की अनन्या का एमबीए में दूसरा साल है। उससे छोटा लड़का है दीपंकर, आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है। और मिस्टर धवन कहाँ हैं आजकल? आजकल वर्ल्ड बैंक में डेपुटेशन पर है। खुश तो हो? बेकार सवाल है। क्यों? पहली बात तो किसी भी शादीशुदा औरत से ये सवाल नहीं पूछा जाता, चाहे वो आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। और दूसरे, शादी के 20 साल बाद इस सवाल का वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तब हम सुख दुख नहीं देखते, यही देखते हैं कि पति पत्नी ने इस बीच एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों के साथ कितना एडजस्ट करने की आदत डाल ली है। आप सुन रहे हैं कथाकार सूरज प्रकाश की कहानी दो जीवन समांतर। तुम अपनी कहो, क्या तुम्हारी कहानी इससे अलग है? कहने लायक है ही कहाँ मेरे पास कुछ। क्यों? सुना तो था कि मेरी शादी के साल भर के बाद ही शहर के भीड़ भरे बाजारों से तुम्हारी भी बारात निकली थी और तुम एक चांद सी प्यारी दुल्हन को ब्याह कर ले आए थे। कैसी है वो तुम्हारी चंद्रमुखी? अब कहाँ की चंद्रमुखी और कैसी चंद्रमुखी? क्या मतलब? मेरी शादी एक बहुत बड़ा हादसा थी। सिर्फ 2-2.5 महीने चली। ऐसा क्या हो गया था? उसकी शादी से पहले से अपने जीजाजी से अफेयर थे। उसकी शादी ही इसी सोच के तहत की गई थी कि उसकी बहन का घर उजड़ने से बच जाए। लेकिन वो शादी के बाद भी छुप छुप कर उनसे मिलने उनके शहर जाती रही थी। मैंने भी उसे बहुत समझाया था, लेकिन सब बेकार। इधर मैंने तलाक की अर्जी दी और उधर उसकी दीदी ने खुदकुशी कर ली। 2 परिवार एक ही दिन उजड़ गए। ओह, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतने भीषण हादसे से गुजरे हो। कहाँ है वो आजकल? शुरू शुरू में तो सरेआम जीजा के घर जा बैठी थी। बाद में पता चला पागल वागल हो गई थी। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता था? सच कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी शादी की खबर मिली थी। मुझे अच्छा लगा था कि तुम्हें मेरे बाद बहुत दिन तक अकेला नहीं रहना पड़ा था। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि तुम्हारे साथ ये हादसा भी हो चुका है। फिर घर नहीं बसाया? बच्चे वगैरह? मेरे हिस्से में 2 ही हादसे लिखे थे। न प्रेम सफल होगा, न विवाह। तीसरे हादसे की तो लकीर ही नहीं है मेरे हाथ में। हेलो। चुप क्यों हो गई? कुछ सोच रही थी क्या? यही कि कई बार हमें ऐसे गुनाहों की सजा क्यों मिलती है?
जो हमने किए ही नहीं होते। किसी एक की गलती या जिद से कितने परिवार टूट बिखर जाते हैं। जाने तो दीप्ति, अगर ये चीजें मेरे हिस्से में लिखी थी तो मैं उनसे बच ही कैसे सकता था। खैर, ये बताओ, तुमसे मुलाकात हो सकती है? यूं ही, थोड़ी देर के लिए। यूं समझो, तुम्हें अरसे बाद एक बार फिर पहले की तरह जी भर कर देखना चाहता हूं। नहीं। क्यों? नहीं, बस नहीं। दीप्ति, तुम्हें भी पता है, अब मैं ना तो तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूँ और न ही तुम मुझे लेकर किसी भी तरह का मोह या भरम ही पाल सकती हो। मेरे तो कोई भी भरम कभी थे ही नहीं। वैसे भी इन सारी चीजों से अरसा पहले बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। शायद इसी वजह से मैं न मिलना चाहूँ। क्या हम दो परिचितों की तरह एक कप कॉफी के लिए भी नहीं मिल सकते? नहीं। इसकी वजह जान सकता हूँ? मुझे पता है और शायद तुम भी जानते हो, हम आज भी सिर्फ दो दोस्तों की तरह नहीं मिल पाएंगे। हो ही नहीं पाएगा। ये एक बार मिलकर सिर्फ एक कप कॉफी पीना ही नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बेशक अपने आप को संभाल ले जाओ। इतने बड़े हादसे से खुद को इतने बरसों से हुए ही हो, लेकिन मैं आज भी बहुत कमजोर पड़ जाऊंगी। खुद को संभालना मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हें कतई कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। यही तो मैं नहीं चाहती कि मुझे खुद को संभालने के लिए तुम्हारे कंधे की जरूरत पड़े। अगर मैं बिना बताए सीधे ही तुम्हारे ऑफिस में चला आता तो? हमारे ऑफिस में पहले रिसेप्शन पर अपना नाम, पता और आने का मकसद बताना पड़ता है। फिर हमसे पूछा जाता है कि मुलाकाती को अंदर आने देना है या नहीं। ठीक भी है। आप ठहरी इतने बड़े मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रुतबे वाली वरिष्ठ अधिकारी और मैं ठहरा एक फटीचर मास्टर। अब हर कोई एरा गैरा तो बस करो प्लीज, मुझे गलत मत समझो। इसमें कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बीच तुम्हें याद न किया हो या तुम्हें मिस न किया हो, बल्कि मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दौर तुम्हारे साथ ही गुजरा है। जिंदगी के सबसे अर्थपूर्ण दिन तो शायद वही रहे थे। IAS की तैयारियों से लेकर नितांत अकेलेपन के पलों में मैंने हमेशा तुम्हें अपने आसपास पाया था। सच कहूं तो मैं अब भी तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करती हूँ। बेशक उसे कोई नाम न दे पाऊं या उसे फिर से जोड़ने जीने की हिम्मत न जुटा पाऊं। संस्कार इजाजत नहीं देंगे। हेलो, सुन रही हो ना? हाँ हाँ, बोलती चलो। लेकिन अब इतने बरसों के बाद इस तरह मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, नहीं मिलते। आमने सामने न सही, तुम्हें दूर पास से देखने का तो हक है मुझे। मैं भी जरा देखूं तुम्हारा चश्मा अब भी फिसलता क्यों है। पहले की तरह उसे ऊपर बेशक न कर पाऊं, कम से कम देख तो लूं। और हमारी दोस्त ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद कैसे लगती है ये भी तो देखें। कम से कम सिर पर सींग तो नहीं होते उनके। देखने में क्या हर्ज है। जब मुझे सचमुच तुम्हारी जरूरत थी या तुम्हें कैसे भी करके मिलना आना चाहिए था, तब तो तुमने कभी परवाह नहीं की। और अब इस बात को जाने दो कि मैं मिलने के लिए सचमुच सीरियस था या नहीं। सच तो ये है कि एक बार तुम्हारी शादी तय हो जाने के बाद तुमने खुद ही तो एक झटके में सारे संबंध काट लिए थे। झूठ मत बोलो, मैं शादी के बाद भी तुमसे मिलने आई थी। हाँ, अपना मंगल सूत्र और शादी की चूड़ियां दिखाने कि अब मैं तुम्हारी दीप्ति नहीं, मिसेस धवन हूँ।
किसी और के ब्याह था। मुझे गाली तो मत दो, तुम्हें सब कुछ तो पता था और तुमने सब कुछ ज्यों का त्यों स्वीकार कर भी लिया था, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। स्वीकार न करता तो क्या करता? मेरे प्रस्ताव के जवाब में तुम्हारी मम्मी का जहर खाने का वो नाटक और तुम्हारा एकदम सरेंडर कर देना, मेरा तो क्या किसी का भी दिल पिघला देता। तुम एक बार तो अपनी मर्दानगी दिखाते, मैं भी कह सकती कि मेरा चयन गलत नहीं है। क्या फिल्मी स्टाइल में तुम्हारा अपहरण करता या मजनू की तरह तुम्हारी चौखट पर सिर पटक पटक कर जान दे देता? अब तुम ये गढ़े मुर्दे कहाँ से खोदने लग गए? क्या 20 बरस बाद यही सब याद दिलाने के लिए फोन किया है? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। तुम कोई और बात भी तो कर सकते हो। करने को तो इतनी बातें हैं 20 बरस पहले की, 20 बरस के दौरान की और अब की, लेकिन कितना अच्छा लगता आमने सामने बैठ कर बात कर सकते। लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जिद मत करो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी दीप्ति ही तो नहीं हूँ, सारी बातें देखनी। तो फिर ठीक है, सी यू सून, रखता हूँ फोन। मिलने के ख्वाब तो छोड़ ही दो श्रीमान। एनीवे, so nice of you for calling after such a long period. It was a pleasant surprise. तुमसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे अभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उसके पेपर्स भी देखने हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे 1 रुपए का और सिक्का नहीं है। पिछले 20 मिनट से तुम पीसीओ से तो बात नहीं कर रहे, वैसे बोल कहाँ से रहे हो? उसे जाने दो, वैसे मुझे भी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। तो क्या किसी मीटिंग के सिलसिले में आए हो यहाँ? हाँ, आया तो उसी के लिए था, सोचा इस बहाने तुमसे भी। कहाँ है तुम्हारी मीटिंग? ठीक उसी जगह जहाँ तुम्हारी मीटिंग है। क्या मतलब? मतलब साफ है डियर, तुम्हारे ही विभाग ने हमारी यूनिवर्सिटी के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए हमारी टीम को बुलवाया है। इसमें महत्वपूर्ण खबर सिर्फ इतनी है कि ये प्रोजेक्ट मेरे ही अधीन चल रहा है। ये तो यही आकर पता चला कि अब तुम ही इस केस को डील करोगी और ओह गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव। अब क्या होगा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से मुझे बुद्धू बना रहे थे। और रिलैक्स डियर, रिलैक्स, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ यही जतलाऊंगा तुमसे कि ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार मिल रहा हूँ। बस एक ही बात का ख्याल रखना, अपना चश्मा टाइट करके ही मीटिंग में आना। यू चीट। तो ये थी दो जीवन समांतर। कहानीकार थे सूरज प्रकाश।